नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय के अंतिम पाठ के अंतिम हिस्से पर चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं कानून और सामाजिक न्याय पर। हमने पिछली वीडियोस में ये देखा कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है और इसमें सरकारों की क्या भूमिका रहती है। हमने भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा की और हमने ये जाना कि भोपाल गैस त्रासदी ने एक नई बहस को जन्म दिया, जो बहस थी मजदूरों के अधिकारों की, उनके सामाजिक न्याय की, पर्यावरण के सामाजिक न्याय की। आपकी पाठ्यपुस्तक में ही ये लिखा गया है कि 1984 से पहले, क्योंकि 1984 में ही ये घटना हुई थी, पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। बड़े ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से इस तरह की घटनाओं ने एक नई बहस को जन्म दिया और एक नए समाधान को भी जन्म दिया, जिसमें सरकारों की भूमिका और सशक्त रूप से सुनिश्चित की गई। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी 1984 से पहले, क्योंकि पर्यावरण के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसे एक मुफ्त की चीज माना जाता था। पर्यावरण जो हमें बना बनाया मिल गया। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियां हो, हवा हो, भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा हो, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, तो ये सारे चीजों का दोहन कंपनियां कर रही थी, फैक्ट्रीज कर रही थी और पर्यावरण के ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। परंतु इस घटना के बाद जब ध्यान गया तो क्या हुआ? कुछ दबाव पड़ा। किसका दबाव पड़ा? पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं का, अन्य लोगों का। उसके बाद सरकार ने पर्यावरण के बारे में भी कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेवार माना जाने लगा। और आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं, हिमाचल प्रदेश क्योंकि एक पर्यटन के लिहाज से एक बहुत अच्छा रमणीय स्थल है और यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं। तो बच्चों, हिमाचल में जितने भी होटल्स हैं, इनको पहले पर्यावरण विभाग से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, नो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, कि हम पर्यावरण को नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो ये एक उसी दिशा में एक कदम है कि हम पर्यावरण को अब मुफ्त की चीज नहीं मानते, हम उसे एक सभी का मौलिक अधिकार मानते हैं। तो इसके पीछे समझ भी ये बनी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ी का भी हक बनता है। ये हमें जैसा सुंदर पर्यावरण मिल गया तो हमें वैसा ही सुंदर और स्वच्छ पर्यावरण अपने आने वाली पीढ़ी को भी देना है, उनका भी अधिकार है। और हम ये नहीं कि औद्योगिकरण की दौड़ में उसको नष्ट कर दें, उसको विषाक्त कर दें ताकि आने वाली पीढ़ियों को अच्छा पर्यावरण ना मिले। तो यहां पे हम फिर डिफाल्टर होंगे, मतलब गलत पाए जाएंगे। ये गैर कानूनी है अगर हम पर्यावरण को नुकसान करते हैं। तो अदालतों में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। मैंने एक पहले भी वीडियो में कहा था, कुछ लैंडमार्क केसेस होते हैं, ऐसे केसेस जिनका हम रेफरेंस लेके बात को अच्छे ढंग से समझा सकते हैं और जो पहले हुआ होता है। तो ये 1991 में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। ये काफी बार चर्चा हो गई और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। अब आप, ये एक नई चीज है कि जीने के अधिकार में प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाए, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून व प्रक्रियाएं तय करे। मतलब कानून बनाए और किस तरह से सजा होगी, कितनी सजा होगी, क्या मुआवजा होगा और किस तरह से अंकुश लगेगा ऐसी घटनाओं पर, यह सारा सरकार सुनिश्चित करे। तो ये उस जो फैसला हुआ था उसके अनुसार हुआ था। और आपको एक और उदाहरण यहां पे मैं बताऊंगा। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहन किस पे हो जाएंगे? सीएनजी पे, क्योंकि सीएनजी से प्रदूषण थोड़ा सा कम होता है। और आपने रिसेंटली समाचार पत्रों के माध्यम से या न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये देखा होगा कि दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ऑड इवन का फार्मूला भी चलाया कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। तो ये सारे जो प्रयास हैं वो क्यों किए जा रहे हैं? ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और सभी को जीने का मौलिक अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी मिल सके। तो बच्चों, विकसित देश जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देश जैसे भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये जो साउथ एशियन देश हैं वहां पे लगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो कानून व्यवस्था है उस
में जो लूप होल्स हैं उसका फ़ायदा लेके यहाँ पर अपने उद्योग भी स्थापित कर ले और मुनाफा भी कमाए और यहाँ के जो सस्ता श्रम मिलता है उसका भी लाभ उठाएं। परंतु ये जिम्मेवारी बनती है हमारी सरकारों की, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था की, कि यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा को सबसे पहले ध्यान में रखा जाए। समाज की सुरक्षा और उसके संरक्षण को सबसे पहले ध्यान में रखा जाए। तो बच्चों, इस पूरे पाठ में हमने ये देखा कि किस तरह से कुछ लोगों के मुनाफाखोरी की वजह से लोगों के जीवन का अधिकार ही खतरे में पड़ जाता है और उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए केवल स्वयं संघर्ष करने पड़ते हैं, केवल न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और अब स्थिति ये हो गई है कि सरकारें भी सजग हो गई हैं, सचेत हो गई हैं और ऐसे कानून व्यवस्था में लाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सामाजिक न्याय मिले। तो अब हम इस पाठ के निष्कर्ष पर हैं और वही बातें रिपीट होंगी कि मजदूरों को कम मेहनताना देना, बच्चों से काम करवाना, इस तरह के जिन कामों पे हमने चर्चा की, काम की स्थिति पर ध्यान नहीं देते हुए पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते हैं कुछ लोग और आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और ये सारा मुनाफाखोरी की वजह से होता है। तो ऐसे में सरकार की अहम जिम्मेवारी बन जाती है कि इन सब पर अंकुश लगे, इनको रोका जाए, सामाजिक न्याय प्रदान किया जाए और सही कानून बनाए जाएं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कानून बनाए जाएं पर उनको लागू भी करवाया जाए। ऐसी व्यवस्थाएं हों कि अच्छे कानून अच्छे ढंग से लागू भी हों। और इस दिशा में हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी ही नहीं बनती, सरकार तो चलो अपना काम करेगी, परंतु यहाँ पे आम जनता की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में है जहाँ पर जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। जनता सरकार को सचेत कर सकती है दबाव समूहों के माध्यम से कि जनता के हित में कानून बने ताकि सबका सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका ये जो पाठ भी कंप्लीट हो गया और आपकी ये पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय भी कंप्लीट हो गया है। तो आशा है आपने ध्यान से सुना होगा और काफ़ी आपने सीखा भी होगा। तो आप वर्कशीट्स को ध्यान से करिएगा और आने वाले समय में भी हम रिवीजन के लिए भी वीडियोस लेके आएंगे। जो भी वर्कशीट्स बच्चों आपको करवाई गई हैं उनको जरूर करिएगा। और आने वाले समय में आप, क्योंकि 8वीं कक्षा में हैं, 8वीं कक्षा का बोर्ड का एग्जाम होगा, आपका कुछ सिलेबस कट शॉर्ट किया गया है, कम किया गया है। वो अपने अध्यापकों के माध्यम से आप जानिए कौन कौन से चैप्टर्स छोड़े गए हैं। उनको आपको पक्के पेपर के लिए रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। नॉलेज के लिए हमने वो वीडियोज आपके लिए डाली हैं, आप उनसे सीखें, परंतु पक्के पेपरों में आपको वही सिलेबस आएगा जो बोर्ड ने डिसाइड किया है। उसमें से कुछ कोरोना काल की वजह से कुछ सिलेबस को कम किया गया है, उनको अपने अध्यापकों के माध्यम से जानें और आज से ही पक्के पेपरों के हिसाब से खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। हम इस हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से आपके रूबरू होते रहेंगे और अगर आपको कोई समस्या आती है अपने अध्यापकों के माध्यम से हमारे तक पहुंचाएं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।